हेलो गाइस, हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9th गुजरात बोर्ड सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। हम इस वीडियो में इस चैप्टर का ट्रांसलेशन करके आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप इस चैप्टर को समझ सको और इसके आंसर्स आप खुद लिख सको। लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेंगे आपको सोशल साइंस के सभी वीडियो 6 से लेकर के 9 तक के। ओके, लेट्स स्टार्ट ट्रांसलेशन। Since the ancient period, India has enjoyed a incomparable position in the world due to its economic, cultural and religious inheritance. प्राचीन काल से भारत अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के कारण समस्त विश्व में एक अद्वितीय स्थान रखता है. Due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nations of the world came to India. भारत की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक समृद्धि के कारण विश्व के अनेक देशों के लोग भारत में आए. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk, cloth, indigo, etc. in the European countries. हमारे भारत में जो पैदा होता था जैसे कि गोल मिर्च, दालचीनी, लौंग, धनिया, गरम मसाले, मलमल, रेशमी कपड़े, ये सब क्या है कि जो इन सभी की मांग यूरोप के देशों में बहुत ज़्यादा थी. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and at the center of these route was Istanbul in Turkey. भारत और यूरोप के बीच व्यापार स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से होता था और इस मार्ग का केंद्र तुर्किस्तान में स्थित इस्तांबुल था. After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्लोज्ड फॉर ऑल यूरोपियंस. जब 1453 में तुर्क मुस्लिमों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया तो उसके बाद में यूरोप वासियों के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल होकर के जो भारत आने वाला रास्ता था वो बंद हो गया. सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस, द यूरोपियन फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट, सो एन एरा जियोग्राफिकल डिस्कवर बिगिन. यूरोपवासी जो थे उनका काम गरम मसाले के बिना चलने वाला नहीं था, इसीलिए नए जलमार्ग की खोज करने की आवश्यकता पड़ी और पूरे विश्व में भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हो गया. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route. पुर्तगाल के जो राजा थे प्रिंस हेनरी, उनकी प्रेरणा से, प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता से जो ब्रेव लोग थे उन्होंने क्या किया, नए जल मार्ग की खोज का प्रयास चालू कर दिया. भारत के खोज चालू कर दिया. मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थलोम्व डियाज, हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप. भारत आने के लिए नए जल मार्ग की खोज के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया. उसमें से एक जो थे बार्थलोम्यू डायज, उन्होंने केप ऑफ गुड होप करके एक अंतरिम की खोज की. विद द इकोनॉमिक असिस्टेंट फ्रॉम द किंग ऑफ स्पेन, और जो कि किंग थे स्पेन के, उनकी आर्थिक सहायता के कारण क्रिस्टोफर कोलंबस बिगेन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट इन 1492, which again came to a stop at an island presently known as West Indies, situated in the Atlantic Ocean. जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने स्पेन के जो राजा थे उनकी आर्थिक सहायता से नए जलमार्ग खोजने की कोशिश शुरू कर दी, जो कि 1492 में अटलांटिक सागर में, जो अभी प्रेजेंट में जिसका नाम है वेस्ट इंडीज टापू पर आकर के रुकी. Columbus, who had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India, had actually discovered a new land. Since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. जब उन्होंने लाइफ टाइम हमेशा मृत्यु पर भारत आने के जलमार्ग की खोज का विश्वास रखा. उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे भारत जाना ही हो. जलमार्ग खोजते रहे और वास्तविक रूप में नए जलमार्ग की खोज की थी.
इस बात की अगर हम स्पष्टता करें तो अमेरिगो वेस्पुची ने की थी इस बात की स्पष्टता, और उसके बाद यहाँ एक नए देश की खोज हुई जिसका नाम था अमेरिका। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India, with the help of Indian sailor, he was welcomed by the then King Jomning and allowed to carry out business there. King Jamorin. Thus, this is considered as an important event in the world, as this opened the door for the other Europeans to come in India. फिर पुर्तगाली जो नाविक थे वास्को डी गामा ने 1498 में भारत आने के जलमार्ग की खोज की। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारतीय खलासी की सहायता से वह भारत के पश्चिमी किनारे पर पहुंचे। वहाँ के राजा जामोरिन जो थे उन्होंने उनका स्वागत किया और व्यापार करने की उन्हें छूट दे दी। इस तरह से विश्व में यह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके कारण ही यूरोपवासियों के लिए भारत आने के द्वार खुल गए। Arrival of European to India, arrival of the British and establishment of trade centers. भारत में यूरोपियों का आगमन, अंग्रेजों का आगमन और व्यापारी केंद्रों की स्थापना, इसके बारे में हम अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं। The Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of sea route in India within a span 100 years. The Portuguese took control of several territories like the Daman, Goa, Cochin, Malacca, etc. Inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch and the Danish arrived in India for ट्रेड। भारत आने के जलमार्ग की खोज होने के कारण उसके बाद में फिर भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए। 100 वर्ष के समय में पुर्तगालियों ने दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का आदि प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को व्यापार में मिली सफलता से इसके कारण जो उनको सफलता मिली उसको देख करके हॉलैंड के डच और डेनमार्क के डैनिश लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। The English traders established the East India Company to carry out trade with India. In 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to the East India Company to carry out trade with the eastern countries, the first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. फिर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की जब स्वीकृति मिल गई तो उसके बाद में 1608 में कंपनी का प्रथम जहाज कप्तान विलियम्स हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत आया। बट ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द पोर्तुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेड देयर। लेकिन जब वो यहाँ पे आए उसके बाद में पुर्तगालियों के यहाँ पर उस समय ना पुर्तगालियों का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व था। तो जब वो ये अंग्रेज जब यहाँ पे आए ब्रिटिशर्स तो पुर्तगालियों के वर्चस्व विरोध के कारण व्यापार करने की अनुमति इन्हें नहीं मिली। एट लास्ट द इंडिया बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पियर जहांगीर and thus the British East India Company established its first trade center in Surat in 1613. Initially, the company established its trade center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. जब अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने अनुमति नहीं दी तो उन्होंने मुगल राजा जहांगीर थे उनसे अनुमति ली और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सबसे पहले सूरत कोची में की 1613 में। इनिशियली The company established its trade center in सूरत, भरूच एंड अहमदाबाद। फिर प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए।
But due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved toward the south and east direction, where they set up their center in Machilipattam, Andhra Pradesh. St. George, Chennai, and Fort William, Kolkata, Mumbai became their headquarters in 1687 AD. फिर देखिए, प्रारंभिक वर्षों में कंपनी ने सूरत में और भरूच, अहमदाबाद में तो अपनी अपनी कंपनी स्थापित की, परंतु इन प्रदेशों में क्या था, उस समय मराठा सत्ता प्रमुख का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा था। इन प्रदेशों में मराठा सत्ता का प्रभुत्व बढ़ने से कंपनी को खतरा दिखाई दिया, इसलिए वे दक्षिण और पूर्व की दिशा में आगे बढ़ गए और यहाँ पे इन्होंने मछलीपट्टम, सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम में कोठियाँ स्थापित की और मुंबई उनका मुख्य केंद्र बना इस समय। The French East India Company arrived in India for trade 1668 AD and eventually set up their trade center in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar, Machilipattam, etc. in the 18th century. The English and the French were constantly busy establishing their rule in the entire world and conquering more territories. Between 1746 and 1763, there were three Karnataka war between the French East India Company and the British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of the British East India Company. फिर देखिए 1668 में व्यापार करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसने समय बीतने पर माहे, कराईकल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टम आदि प्रदेशों में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 18वीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी विश्व भर में अपनी सत्ता स्थापित करने और उपनिवेश प्राप्त करने में सतत सक्रिय थे। भारत में 1746 से लेकर के 1763 के दौरान इन दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सत्ता स्थापित करने के लिए 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पराजय होने से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का विस्तार का मार्ग प्रारंभ हो गया। Thus, at the end of this battle for power, the Portuguese were left with Div Daman, Goa, and French had their trade center at Chandranagar, Mahe, Karaikal, and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. इस तरह सत्ता संघर्ष के बाद में पुर्तगालियों के पास दीव, दमन, गोवा रहे, जबकि फ्रांसीसियों के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकल, पौंडीचेरी जैसे प्रदेश रहे, जबकि डच सदा के लिए विदा हो गए। डच यहाँ से चले गए। फिर है बैटल ऑफ प्लासी। अब हम प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सिराजुद्दौला वॉज रूलिंग ओवर बंगाल। उस समय बंगाल में सिराजुद्दौला का राज था। ड्यू टू हिज इम्पल्सिव नेचर ही हैड सम ओपोनेंट इन हिज स्टेट। उनका उतावलेपन का जो नेचर था उसके कारण उनके राज्य में बहुत सारे उनके अपोजिशन वाले हो गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी built a fortress around the trade center in Kolkata on pretext of security reason without taking the permission of the Nawab, but Nawab Sirajuddaulah destroyed the fortress. When this news reached Madras, a small army of company led by Robert Clive reached Bengal in order to help the Kolkata trade center. फिर उस समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की स्वीकृति के बिना ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि नवाब की स्वीकृति नहीं ली। उन्होंने कोलकाता की रक्षा के बहाने व्यापारी कोठी के चारों ओर से किलाबंदी कर दी। फोर्ट्रेस मतलब किलाबंदी कर दी, परंतु नवाब सिराजुद्दौला ने किलाबंदी तोड़ डाली। यह समाचार जब मद्रास पहुंचने पर कोलकाता की कोठी की सहायता करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी का एक छोटा सा आर्मी फोर्स जो थी वो बंगाल
आई। इन स्पाइट ऑफ आर्मी of the East India Company being strong, they realized that it was not easy to defeat the Nawab's army. So, Robert Clive resorted the treachery. A conspiracy was planned in order to defeat the Nawab, in which the Nawab commander-in-chief Mir Jafar and Seth Amit Chand were coaxed to join on the pretext that the Nawab is unnecessarily harassing the people. A war was declared at the ground near a village named Plassey. ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि सैनिक शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य शक्तिशाली होने पर भी नवाब की सेना को पराजित करने के लिए मतलब काफ़ी नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने दगाबाजी का सहारा लिया, नवाब को पराजित करने के लिए षड्यंत्र की रचना की, जिसमें सेनापति मीर जाफर सेठ अमीर चंद का षड्यंत्र में शामिल किया और कंपनी को नवाब द्वारा सताए जाने का बहाना बनाकर प्लासी नामक गांव के पास में मैदान में युद्ध घोषित कर दिया। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर 23 जून 1757। जो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 में हुआ था। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल। जो प्लासी है वो मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, Mir Jafar lost the battle. Sirajuddaulah was defeated due to Robert Clive's treachery. जो रॉबर्ट क्लाइव का जो षड्यंत्र था उसके कारण सिराजुद्दौला जो क्या हुए वो हार गए। द बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ free hold over 24 Pargana. Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. Thus, the foundation of the company's rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. जब सिराजुद्दौला हार गए तो क्लाइव के षड्यंत्र से प्लासी का युद्ध मात्र आधे ही दिन में पूरा हो गया। इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगना की जागीर मिली। कितनी? 24 परगना की। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और इस तरह से 1757 में प्लासी के युद्ध द्वारा भारत में कंपनी की सत्ता की नींव पड़ी। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव भारत में सत्ता की नींव कब पड़ी थी? प्लासी के युद्ध के बाद में। फिर है प्लासी के युद्ध के बाद में बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर के बारे में हम पढ़ेंगे। The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different practiced tried to extract plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more power, the East India Company managed to dethrone and thus became a threat. Dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. Mir Qasim proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became a threat for the company. Hence, Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. Mir Qasim took refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had come to Awadh. So all three of them decided to join hand and fight the company unitedly and thus declared a वार। अभी देखिए बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव किया, इसको हटाया उसको लगाया, इसको हटाया उसको लगाया। देखो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाकर उसके पास से अलग अलग बहाने बनाकर विपुल धन प्राप्त किया, बहुत सारा धन प्राप्त किया और अधिक अधिकार प्राप्त करने की लालच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को हटा करके फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी के लिए मीर कासिम तो मीर जाफर से भी अधिक महत्वाकांक्षी साबित हुए। इसके बाद में इस कारण से कंपनी ने मीर कासिम से डर लगा, कंपनी क्या हुई जो मीर कासिम से डर गई और इसलिए मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर का नवाब बना दिया। फिर मीर कासिम अवध के नवाब की शरण में
आ गया। उस समय अवध में मुगल बादशाह शाह आलम आया हुआ था, इसलिए तीनों ने संयुक्त रूप से कंपनी का सामना करने के लिए निर्णय करके कंपनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी in which the United Army lost. Thus, the company got the दीवानी राइट टू बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बक्सर में उस संयुक्त सेना के विरुद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किया, जिसमें संयुक्त सेना की पराजय होने से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता भी मिल गई। अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल, कंपनी के शासन का विकास। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल was made the governor general and all the trade of political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras governor and his council were brought under him. Thus, Warren Hastings became the first Governor General of India. अंग्रेज सरकार ने नियामक कानून पारित किया। उस कानून के अनुसार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर कंपनी के व्यापारी तथा राजनीतिक हितों तथा प्रवृत्तियों को उसके सीधा अंकुश में रखा गया, कंपनी ने अपने हाथ में रखा और उसके अंतर्गत मुंबई मद्रास के गवर्नर और उनकी काउंसिल को रखा गया। इस तरह वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। During his tenure, the first Maratha War, the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. The problem for the East India Company increased because it had to face both of power simultaneously. उसके समय में मराठों के साथ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर प्रथम मराठा युद्ध और मैसूर के हैदर अली के साथ में दूसरा मराठा युद्ध हुआ। इन दो सत्ताओं के साथ एक साथ सामना करने से ईस्ट इंडिया कंपनी की कठिनाई क्या हो गई, बढ़ गई। Cornwallis took over the Governor General after Warren Hastings. During the tenure of Cornwallis, the Third Mysore War took place, with Tipu Sultan famously known as the Tiger of Mysore. The company had to join hand with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined force and had to accept the treaty. वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस आए। उसके समय में मैसूर का बाग कहलाने वाला टीपू सुल्तान के साथ में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने मराठा और निजाम की सहायता ली। तीनों को सम्मिलित सेना से टीपू सुल्तान की हार हुई और उसे संधि स्वीकार करनी पड़ी। After Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Maratha became stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance system. The condition of the system and the state adopted under this era as follow. कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन गवर्नर जनरल बने। उसके द्वारा अपनाई गई तटस्थता की नीति, कौन सी नीति? तटस्थता की नीति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा एक तरफ घटी तो दूसरी तरफ मराठे की शक्ति कैसी हो गई, बढ़ गई। इससे जॉन शोर के बाद आने वाले गवर्नर जनरल वेल्सले के सिर पर कंपनी को भारत में सर्वोपरि बनाने का उत्तरदायित्व जो था वो बढ़ गया। इसके लिए वेल्सली ने सहायक संधि योजना लागू की। सहायक संधि योजना की शर्तें और स्वीकार करने वालों राज्य निम्नलिखित है। टर्म एंड कंडीशन ऑफ सब्सिडरी एलियंस सिस्टम।
The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system. This army would protect the state from internal and external अटैक। सहायक संधि योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सरकार प्रशिक्षित सैन्य प्रदान करेगी। यह सैन्य राज्य को आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करेगी। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड for the army or give away province with equivalent income to the British। उसके बदले में योजना स्वीकार करने वाले राज्यों को सेना खर्च अथवा उतनी आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को देने होंगे। Without the permission of company, the state will not wage war or sign treaty with other state। कंपनी की अनुमति के बिना राज्य अन्य राज्य के साथ युद्ध या संधि नहीं कर सकती है। देयर विल बी इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली अदर फॉरेनर नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। राज्य को दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना होगा, अन्य विदेशी को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखना होगा। द स्टेट रूलर हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंसेस, वो कौन कौन से? निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। इन्होंने क्या किया था? योजना स्वीकार कर ली थी। फिर देखिए, द सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। ये सिस्टम कैसा था? एक मीठा जहर था। बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेल्सले एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपेंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। गवर्नर जनरल वेल्सले आस्क्ड टिपू सुल्तान टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच ही रिफ्यूज्ड फॉर डिक्लाइनिंग the alliance system. The company with support from the Nizam attacked Mysore in 1799. During this fourth Mysore war, Tipu lost his life while fighting against the Britishers। इस योजना को लागू करके वेल्सली ने बहुत से प्रदेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया। गवर्नर जनरल वेल्सली जो थे, उन्होंने टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन टीपू सुल्तान ने मना कर दिया। योजना को स्वीकार करने से मना करने पर कंपनी ने निज़ाम के साथ मिलकर मैसूर पर 1799 में आक्रमण किया। इससे चौथे मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। आफ्टर वेल्सले हेस्टिंग्स केम टू इंडिया, फिर वेल्सले हेस्टिंग्स जो है वो इंडिया आए गवर्नर जनरल बनकर। ही वेग्ड अ वार विद नेपाल एंड मेड द गुरखाज टू ज्वाइन द आर्मी। हेस्टिंग्स fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the Third Maratha War, the supremacy of company was established। फिर देखिए, जो वेल्सले ने क्या किया, जब वो जनरल बन के आए, उसके बाद में उन्होंने पिंडारों के साथ में युद्ध किया और तीसरा मराठा युद्ध करके कंपनी को सर्वोपरिता स्थापित की। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नमेंट जनरल, विलियम बेंटिक्ट इज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। बेंटिक्ट बिलीव्ड दैट the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal in his deeds। विलियम बेंटिंग भारत में पहले गवर्नर जनरल की तुलना में उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। पहले के गवर्नर जनरलों ने द्वारा अपनाई गई साम्राज्यवादी नीति से राज्यों में जो असंतोष पैदा हुआ था, उस असंतोष ने एकता न खड़ी की। इस कारण से उन्होंने अपना नेचर उदारता पूर्वक रखा। डलहौजी केम टू इंडिया as the governor general in 1848. He was a fierce imperialist। Dalhousie adopted the policy of annexation for the expansion of the company and British imperialism in India। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1848 में डलहौजी आए। वह उग्र साम्राज्यवादी मानसिकता वाला था। उसने साम्राज्यवादी नीति के पोषण और कंपनी के राज्य विस्तार में वृद्धि के लिए जीत, जब्ती और हड़प नीति अपनाई।
डलहौजीज पॉलिसी एनेक्सेशन, डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो देखिए, एनेक्सेशन बाई वार, युद्ध के द्वारा हड़पना, पंजाब पेगू। फिर एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, निसंतान राजा की मृत्यु होने पर राज्य हड़प कर लेना। कौन कौन से राज्य हड़प किए थे? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, भगत। फिर एनेक्सेशन ऑन प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, प्रशासनिक अव्यवस्था के बहाने में जो राज्य हड़प किए वो था अवध। फिर एनेक्सेशन ऑफ प्रिटेक्स ऑफ डेप्ट कलेक्शन, कर्ज की वसूली के बहाने जो राज्य हड़प किया वो था निजाम का बराड़ प्रांत, निजाम्स बराड़ प्रोविंस। एनेक्सेशन टू एंड नेमेस्क रूल, वो था कर्नाटका और तंजौर राज्य, नाम मात्र की सत्ता को समाप्त कर हड़प जो राज्य किए थे वो थे कर्नाटका और तंजौर। फिर देखिए beside being a imperialist, Dalhousie was also a reformist. The first railway line in India, Mumbai to Thane, wireless system between India and England, establishment of public work department, English education act, etc., were all introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocate widow रीमैरिज। अब देखिए जो बेंटिंग थे इन्होंने कितने अच्छे काम किए उसके बारे में इसमें बताया गया है कि डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ ही सुधारवादी भी थे। उसके समय में भारत में प्रथम रेलवे मुंबई से लेकर थाना तक बनाया गया। भारत इंग्लैंड तार व्यवहार किया गया। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना की गई। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था आदि की शुरुआत हुई। विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिबंधक कानून उसके समय में ही पारित किया गया। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian state, and this was manifested in the form of the first struggle of फॉर इंडिपेंडेंस इन 1857। अब यहाँ पे हुआ था 1857 की क्रांति। उन्होंने बहुत सारे काम किए लेकिन इसके बाद भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। 1857 की क्रांति हुई। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी शासन का आर्थिक प्रभाव। When we evaluate the 100 year of company rule in India, we realize that India, which had an enviable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and prospective market for good produce in factories। जब हम कंपनी शासन का विवरण तैयार करते हैं तब ख्याल आता है कि भारत देश जो सदियों से विश्व के देशों में आर्थिक रूप से गौरवपूर्ण स्थान रखता था, वह कंपनी शासन के 100 साल के शासनकाल में इंग्लैंड के कच्चा माल पैदा करने वाला और कारखानों में तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता पूरा करने वाला देश बनकर के रह गया था। फिर Bengal exported cotton cloth, rose silk, sugar, jute, muslin, but after the dull power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal faded. The dual power policy, Dvimukhi Sashan, was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British, while the responsibility of people's welfare was the Nawab. Thus, the British got the power without any responsibility, and the Nawab had responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal economically. फिर इसके बाद में क्या हुआ कि बंगाल 1708 से 1756 तक कच्चा रेशम, चीनी, सन तथा मलमल का निर्यात करता था, परंतु द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? बहुत ही ज़्यादा धुंधली हो गई। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian present a
डेप्टर। कंपनी की अन्यायपूर्ण महसूल नीति के कारण भारत के किसान बेहाल और कर्जदार हो गए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्री। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत के कपड़ा उद्योग के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। दे अडॉप्टेड वेरियस डिस्ट्रक्टफुल प्रैक्टिसेस टू रून द prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. फिर भारत के उद्योग धंधों को कुचल डालने के लिए विविध अनुचित तौर तरीके अपनाए गए, जिससे भारत के उद्योग धंधे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। द इंडियन artisan became poor and unemployed. The company trader forced the weavers of Bengal to sign contract for providing definite quantity of cloth in short period. अब ये जो कंपनी थी उसने क्या किया कि जो आर्टिशियंस थे उनको सबको बर्बाद कर दिया, कम पैसों पे उन्हें रखने लगे, उन्हें रोजगार देने लगे और इस तरीके से उनका पूरा व्यापार धंधा ठप कर दिया। इफ़ द वेवर रिफ्यूज़, अगर वो जो कलाकार है, जो बुनकर है, वो मना कर देते थे, ही बी पनिश्ड बाई बीइंग लॉस्ड और जेल। तो फिर उनको ये लोग जो अंग्रेज थे वो पनिशमेंट देते थे, उन्हें या तो कोड़े मारते थे या फिर उन्हें जेल में जाने की सज़ा देते थे। फिर सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप्ड अमंग पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। ब्रिटिश शासन के दौरान समाचार पत्रों के विकास से भारतीय लोगों में विचार वाणी स्वतंत्रता की भावना विकसित हुई। इन द इंडियन सोसाइटी सर्टेन रॉन्ग सोशल कस्टम, राइट्स एंड रिचुअल्स वर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक सती सिस्टम, फीमेल इंफेक्टिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी एक्सेट्रा वर द स्टॉलवर्ट्स whose role was instrumental in getting the laws passed with the knowledge of English. English education began to be imparted in India due to Lord Malloy and Worth. As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. उस समय भारत में समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ देखने को मिल रही थी, जैसे कि सती प्रथा, छोटी बच्चियों को दूध पीती करने का रिवाज, बाल विवाह आदि काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी। उस समय राजा राम मोहन राय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलाबरी, इन सब ने इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कानून बनवाया। भारत में प्रशासनिक ढांचे का अंग्रेजीकरण होने से अंग्रेजी जानने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ी। परिणाम स्वरूप मैकाले के प्रयासों से भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की शुरुआत हुई। चार्ल्स वुड की सिफारिश से मुंबई, मद्रास, चेन्नई, कोलकाता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अ होल क्लास ऑफ पीपल विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। विद द passage of time, this group made demand for social reform and gave movement to the process of reform. अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में अंग्रेजी जानने वाले वर्ग तैयार हुआ और समय बीतने पर सुधारवादी मांगे करके सुधार की प्रक्रिया को गति दी। फिर देखिए कॉन्क्लूजन है अब इस चैप्टर का, जो जिसे हम की उपसंहार कहते हैं। Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India produced certain good and bad result in the political, economic, social and cultural field. The company adopted by the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reform they made in the administration for their own interest indirectly proved टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की समृद्धि और व्यापार को से आकर्षित होकर भारत आई और भारत में कंपनी शासन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाले। कंपनी ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध करने की नीति अपनाई और
भारत में अपने लाभ के लिए जिस व्यवस्था में उपनिवेशक सुधार किए उनसे भारत को परोक्ष रूप से लाभ ही हुआ। इसी तरीके से इस अब हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया है। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और फिर भी आपको कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट लिख करके उस क्वारी को पूरा करवा सकते हैं। हम आपका जवाब ज़रूर देंगे अगर आपका कमेंट आएगा तो। और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और ये चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।